नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर आप सबों के सामने में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9 के साथ। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल डोमेन, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम एंड कैंसिलेशन लॉ। बेसिकली इंटीग्रल डोमेन पे चर्चा करनी है। इसमें हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं रिंग, फिर सब रिंग चर्चा कर चुके हैं, फिर आता है हमारा इंटीग्रल डोमेन, फील्ड आएगा फील्ड, फिर सब फील्ड, ये कहानी चलते रहेगा। आपको पता है कि ये जो अपना ग्रुप थ्योरी, सॉरी रिंग थ्योरी जो है, तो कंप्लीटली अगर कहा जाए तो थ्योरेटिकल चीज है। मतलब आप इसको थ्योरी के रूप में ज़्यादा एक्सेप्ट करिएगा, क्वेश्चंस की उम्मीद कम रखिएगा। एग्जामिनेशन में भी थ्योरम ही आपको ज़्यादातर केस में पूछा जाएगा। ठीक, आइए सर डिफिनेशन समझते हैं। सेट डी, ए सेट डी विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब डी कोई सेट है जिसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होना जरूरी है। टुगेदर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशंस, एक है अपने पास में एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन इज डिनोटेड बाय लाइक डी प्लस इंटू, सेम एज रिंग की तरह। रिंग में भी होता है आर प्लस एंड इंटू। इंटीग्रल डोमेन जो होता है उसको भी नोट करते हैं हम लोग डी प्लस इंटू साथ। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जितना कंडीशंस नीचे बताऊंगा वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कुल मिला के 11 कंडीशन है इसके अंदर में। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि डी कैसा होना चाहिए। डी एक ऐसा सेट हो जिसके पास कम से कम 2 एलिमेंट हो और 2 बाइनरी ऑपरेशन कंटेन करता हो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तब जो है इस डी सेट को हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन, और डिनोट करेंगे हम लोग इससे डी प्लस टू से। और ये तभी पॉसिबल है, इंटीग्रल डोमेन तभी कहेंगे जब ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। एडिशन के लिए 5, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए 4, उसके बाद एक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन में भी 5, एक हो जाता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव। कुल मिला के 11 कंडीशन। क्या बोला मैंने? डी सेट है जिसके पास कम से कम 2 एलिमेंट है और उसके अंदर में ऑपरेशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हो। तब जो है डी प्लस इंटू जो है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। यहाँ पर पहला कंडीशन है एडिशन के लिए, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता हो। मतलब ए एडिशन में चल रहे हैं बात, अभी एडिशन के अंदर में ए प्लस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू डी। इफ ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है किससे? डी से। और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए और बी, ए और बी जो है अपने पास में 2 एलिमेंट है डी का, दोनों का सम भी डी का ही मेंबर हो तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। ये सब नया चीज नहीं है आपके लिए, ये बहुत पुरानी बात है, आप बहुत पहले से इसको देख रहे हैं। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ होता है सर, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी। डी का कोई भी 2 मेंबर पकड़िए, दोनों का सम जो है उल्टा सीधा एक समान हो। एसोसिएटिव लॉ सर, ए प्लस में बी प्लस में सी, में बी और सी को ऐड किया, और ए प्लस बी में हमने सी को ऐड किया, और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, मतलब 3 एलिमेंट का एडिशन होगा। तो लास्ट 2 को करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट के साथ, एंड फर्स्ट एंड सेकंड को करें, जो लास्ट आएगा उसको थर्ड एलिमेंट को फिर उसके साथ करना है। मतलब 3 एलिमेंट में किसी 2 का ऑपरेशन करो, फिर तीसरा के साथ इक्वल कंडीशन बना रहा होगा तो इस केस में कहलाएगा इस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है सर? ए प्लस 0, 0 प्लस में ए मस्ट बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, सॉरी डी। ऑब्वियस सी बात है 0 भी बिलोंग्स करेगा डी से।
तो यहाँ पर जो अपने पास देखने को मिलता है जीरो, उस जीरो को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है मेरे भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? हमारे पास में जो है एक कोई एलिमेंट है, उसमें हमने माइनस ए को ऐड किया और माइनस ए में प्लस ए को ऐड किया, तो रिजल्ट बन जाता है जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी। तब जो माइनस ए होता है ना, उस माइनस ए को आप बोलते क्या हो? माइनस ए को क्या बोलते हो? माइनस ए को बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। माइनस ए इज एडिटिव ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस। में कोई नया चीज़ नहीं, ये सारी बातें आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके होंगे, ये बातें आप रिंग थ्योरी में, रिंग के डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर कोई मिला के कहा जाए तो कम्यूटेटिव रिंग में, रिंग विथ यूनिटी में, सब में ये कंडीशन इन्वॉल्व। ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, इसमें कोई नया चीज़ है नहीं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है सर? क्लोजर लॉ। दो एलिमेंट पकड़ते हैं ए और बी, प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए इंटू बी मस्ट बी बिलोंग्स टू डी, जहां पर ए और बी जो है, ए और बी वो जो होगा इसका मेंबर होगा सर डी का मेंबर। ए और बी जो होगा वो डी का मेंबर हो। ठीक, हाँ, मतलब इनटू में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट डी के ही मेंबर हो, बस इतनी सी बात समझ। एसोसिएटिव लॉ में ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी बराबर में ए इंटू बी इंटू सी। यहां पर से जो है सर ए बी सी बिलोंग्स टू डी, ए बी सी बिलोंग्स टू डी, तीनों एलिमेंट डी का हो। जो इस एडिशन में होता है लगभग 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 वही बात ही होती है मल्टीप्लिकेशन में भी, बस एडिशन साइन प्लस साइन के जगह पर इंटू साइन लगाना होता है। और कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, और ऑल ए और बी बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट होगा, दोनों का उल्टा सीधा प्रोडक्ट एक समान हो। उसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी यूनिटी कह सकते हो इसको आप, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी भी कह सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, ए इंटू वन, वन इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ए, और ऑल ए बिलोंग्स टू। देखो कुछ चीजें फिक्स होती है, उसके लिए आपको उतना तनाव नहीं लेना है। जैसे एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो फिक्स होता है, वो जीरो ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में वन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर, ये थोड़ा नया दिख रहा है बट इसका डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर क्या होता है सर? तो आपने पढ़ा होगा ए इंटू बी, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा दैट इम्प्लाइज क्या? एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हो गया कि जब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होता है, दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो होना चाहिए। मतलब आइदर आप यहां से कह सकते हो, आइदर
A is equal to 0, B is equal to 0, या A both A and B are 0, A 0, B 0, A equal to 0 and B, यहां पर लिख दूं क्या, सभी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू, मतलब डी का कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, डी का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, और उस केस में दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो दोनों में से कम एक 0 हो, या दोनों का दोनों को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर, इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, बोलते हैं हम लोग इस चीज को, हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों का बात करें तो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों का बात करें तो इस दोनों केस में आते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कहानी, दोनों के ऊपर होता है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें a इंटू में b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू में a इंटू बी प्लस a इंटू सी, उसके बाद सर b राइट साइड वाला b प्लस में c इंटू ए, तो b इंटू ए प्लस सी इंटू ए, पता है ना इसके बारे में, हाँ सर कितना बार बोलिएगा, अच्छा लीजिए, इसका नाम होता है LCL, नहीं 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 LDL, लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, LDL लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका नाम होता है सर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, RDL, फॉर ऑल A, B and C मस्ट बी बिलोंग्स टू, मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस 11 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो कहलाएगा सर इंटीग्रल, क्या कहलाएगा सर, इंटीग्रल डोमेन। अच्छा एक चीज और बताना मुझे सर, एक चीज और बताना कि इंटीग्रल डोमेन की जहां तक बात चल रही है तो हमें इतना समझ में आता है कि ये पांचों लॉ और ये दोनों और ये पकड़ लिया जाए तो रिंग, हाँ मतलब रिंग कम्यूटेटिव लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट और जीरो डिवाइजर रखता होगा तो इंटीग्रल डोमेन, हाँ, या ऐसे कह सकते हैं सर, यहां से यहां तक पकड़ लिए और इसको पकड़ लीजिए, क्या बन गया, कम्यूटेटिव रिंग, द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन। अच्छा ऐसा कह सकते हैं क्या, यहां तक पूरा पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर अगर होगा कहलाएगा रिंग, सॉरी इंटीग्रल डोमेन, मतलब रिंग विथ यूनिटी एंड एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन। सच्ची बात है, सच्ची बात है, ओहो, मतलब हम ऐसा भी डिफिनेशन बना सकते हैं क्या, सुनो ना, देखो मैं इसका दूसरा डिफिनेशन बना, जो परफेक्ट डिफिनेशन बन सकती है, तो चलिए अब एक और डिफिनेशन की बात करते हैं, सेट डी विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट together with two binary operations, together with two binary operation, addition and multiplication is said to be
इंटीग्रल डोमेन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब ये फॉलोइंग कंडीशन में हम लोग किसको किसको पकड़ते हैं सर? बोलता हूं यहां पर से पहला बात कि डी प्लस और इनटू इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जैसे आपने बोल दिया ना, तो भैया इतना बात तो तय हो गया कि 9 कंडीशन शुरू का ये 11वां शामिल हो गया। तब 21 को आपको एक्स्ट्रा दिखाना है, एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर। ये मैं दूसरा डिफिनीशन बता रहा हूं, किसका? इंटीग्रल डोमेन का। इंटीग्रल डोमेन का ही डिफिनीशन है, बट सेकंड डिफिनीशन कह सकता हूं इसको। अब यहां पर मैंने कहा कि डी प्लस इंटू जो है वो क्या हो? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो। इसका मतलब ये हो गया कि डी प्लस में जो है 9 कंडीशन, एक 10 कंडीशन को पहले से सेटिस्फाई कर गया। अब एक्स्ट्रा में एक दिखा दीजिए, कौन सा वाला? एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर। एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ जीरो, एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो। डिवाइजर ऑफ जीरो का एब्सेंट होना मतलब वो अगर नहीं है, मीन्स ये हुआ दैट इज कि ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, या बोथ ए इक्वल टू जीरो और ये सारी बातें अगर है, सारी बातें क्या इसके अंदर में बहुत सारी बातें, आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारी बातें उसके अंदर में है। तो अपन रिंग को इंटीग्रल डोमेन बोल सकते। रिंग जब क्या हो? कम्यूटेटिव विथ यूनिटी हो और उसमें एक्स्ट्रा एक आ जाए एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर, तब उस केस में उस रिंग को कहा जाएगा इंटीग्रल। आपसे पूछ दिया जाए कि इंटीग्रल डोमेन जो है, इंटीग्रल डोमेन व्हेन ए रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, कब एक रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाए। तो हम ये बात ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, एनी रिंग becomes an integral domain if ring is commutative with unity and absence of zero divisor contain, absence of divisor of zero contain करता हो। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं सर रिंग को। प्रूव दैट द रिंग आई, ring of integers I is an integral domain with respect to addition and multiplication। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि रिंग आई, जब रिंग आई बोल दिया, आप इस बात को समझ के चलो कि 8 कंडीशन उसने पहले ही बोल दी। इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मैं इसको ऐसे बता देता हूं, इस चीज को ऐसे पूछा जाए जा सकता है मेरे ख्याल से, तो ज्यादा बेस्ट कह सकते हो इस टाइप से। प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, set of integers I is an integral domain with respect to addition and multiplication। प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। बस ऊपर वाला को आप पढ़े तो रिंग ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ, तो वो रिंग बोल चुका है।
ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर देखा है तो रिंग नहीं भी प्रूफ करेंगे तो चलेगा, बट नीचे वाले क्वेश्चन को हमने फ्रेज करा है कि हमें प्रूफ करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसमें सारी बातें हम लोग दिखाएंगे, में सारी बातें दिखाएंगे। या ये भी कह सकते हैं वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन। रिंग के डेफिनेशन में हम ढेर सारा क्वेश्चन बताए थे, रिंग जब इस समय पढ़ा तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन बताए थे, उसमें ये भी क्वेश्चन शामिल था। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। बस एगो एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइड दिखा देंगे, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर जब प्रूफ करने के लिए सिंगल क्वेश्चन में आ जाए तो आप पूरे दिखाइए अलग अलग। सिंगल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको ये किसी डिफिनीशन या किसी के साथ शामिल अगर है क्वेश्चन, कहते डिफाइन इंटीग्रल डोमेन एंड प्रूव दैट इंटीग्रल डोमेन इज एन सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। डिफाइन इंटीग्रल डोमेन और तब कह दी क्वेश्चन शामिल कर दे, तब आपको चापलूसी से काम लेना है। चापलूसी मतलब चालाकी, सॉरी चापलूसी नहीं, चालाकी से काम लेना है कि इंटीग्रल डोमेन विथ इंटीजर्स आपको इंटीग्रल डोमेन रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बाय डिफॉल्ट प्रूफ समझ लें, मतलब वो है। तब आगे चलिए इसको हम शुरू से बताते हैं। शुरू से कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है प्रूफ, वैसे हमारे पास आई जो है वो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। आई जो अपने पास दिया हुआ है वह सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। वैसे सही तरीका नहीं लिखने का इंटीजर्स, ठीक है, सही तरीका लिखने का ये होता है कि बीच में 0 लिखो, इधर प्लस वाले नंबर लिख दो 1 2 3, इधर माइनस वाले 1 2 3, ऐसे लिखना होता है, बट हम लोगों के दुनिया में चलता है। अब इसमें हम लोग एडिशन के लिए जो 5 लॉ था उसको वेरीफाई करेंगे। और एडिशन वैसे मैं ये करवा चुका हूं, आपको पता होगा ये चीज हम रिंग में कर चुके हैं, बट आपको याद नहीं हो इसीलिए फिर से हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लें। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 लॉ को वेरीफाई करना। इसमें सबसे पहला आता है अपने पास में क्लोजर लॉ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्लोजर लॉ पे। वैसे ये सब बाय डिफॉल्ट होता है, ये होता ही है इंटीजर्स के अंदर में। क्लोजर लॉ क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करो, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करो। जैसे इसका 2 एलिमेंट पिक किया था, एक 2 ले लिया, एक ले लिया माइनस का 5 जो बिलोंग्स करता है किससे, आई से। हम इस दोनों को ऐड करके देखेंगे, 2 प्लस में -5, रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया -3, ये भी इंटीजर है, आई से बिलोंग्स करता है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई हो गया। क्लोजर लॉ इज इसमें ज़्यादा तनावपूर्ण बात नहीं है, इस बात को अगर आप समझ के चलें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तनावपूर्ण बात नहीं है, सिंपल सिंपल बात है। उसके बाद चलते हम लोग यहाँ पर से दूसरा केस यानी दूसरा कंडीशन का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। इसी के हिसाब से लेके चलते हैं सीरियल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ था सेकंड नंबर कम्यूटेटिव लॉ पर। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ हेडिंग लिख देना करना है, हेडिंग लिख दिया करना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या कंसेप्ट होता है सर, कम्यूटेटिव लॉ का कंसेप्ट ये होता है बंधु कि कोई भी 2 एलिमेंट आप पकड़ते हो, उल्टा सीधा ऐड करने पर ये माना चाहिए। ये तो होता ही है ना, आपने मान लो कि 2 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 5 ले लिया, क्योंकि तो आई से बिलोंग्स करता है। अच्छा, इसका मतलब अगर आप 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा।
और यहीं पर अगर आप लिख सकते हैं तो 5 एंड 2 को भी ऐड करेंगे तो भी तो 7 ही देगा ना। इसका मतलब ये कह सकते हो 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 5 प्लस में, का मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये चीज आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना, कभी क्वेश्चन वगैरह इस टाइप का सॉल्व किया हुआ, तो वो पार्टिकुलर नंबर नहीं लेके चलता है, वो लेके चलता है क्या, ए बी ही। अब ए बी में ही चलना है तो फिर बात ऐसी लगेगी जैसे कि हम डेफिनेशन ही लिख रहे हैं। इसीलिए मैं नंबर्स में लेके चलता हूँ ताकि चीज़ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और थोड़ा सा आपके लिए लिखना आसान हो जाए एग्जाम। अब जैसे मैं 3, 2 और 5 ले लिया, आप 7, 9 ले लो, 8, 10 ले लो, 12, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है इससे, अगर नंबर्स में चलते हैं तो याद रखना भी आसान है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं सर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ क्या होता है सर? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ बेसिकली क्या है? एसोसिएटिव लॉ बेसिकली क्या, 3 एलिमेंट पर खेल होता है। हमने ले लिया 2, 4 और 7 ले लिया, जो बिलोंग्स करता है आई से। अब खेल करो, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 7, 2 प्लस में 11 इज इक्वल टू 13, और उसके बाद सर 2 प्लस 4 प्लस में 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 7, 6 13 ना। बिल्कुल, आप इस बात को समझ रहे हैं कि देखो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया है। यहाँ पर इस बात को मेंशन कर दीजिए कि भाई साहब सिंस 2 प्लस में 4 अब प्लस 7, 4 7 को साथ रखा था, और 2 प्लस 4 अब प्लस में कितना 7, वैल्यू सेम आया, इसलिए कहेंगे भाई एसोसिएटिव लॉ दैट इज 30। ठीक, अब बात करते हैं सर इसमें हम लोग आइडेंटिटी, चौथा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या सीन है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का सीन ये है कि आप इस बात को समझो कि हम किसी भी एलिमेंट के साथ, कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर हम देखें यहाँ पर 0 जोड़ा तो वही रहता है, और आप यहाँ से देख रहे हैं कि 0 के साथ हमने 2 जोड़ा तो 2 ही रह गया। और ये भी आप जान रहे हैं कि 2 प्लस में 0 और 0 प्लस में 2 इक्वल टू 2 हो रहा है, में 0 ऑलरेडी बिलोंग्स करता आई सेट से, 0 बिलोंग्स करता आई से। यस सर, इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। आई बात समझ। पांचवा बात करेंगे, पांचवा पॉइंट में अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में अगर चर्चा करें सर, इतनी बातें तो आपको समझ में आता होगा मेरे ख्याल से कि हर कोई भी एलिमेंट का निगेटिव जरूर एग्जिस्ट करता है। 2 का निगेटिव -2 है, 3 का निगेटिव -3। इसमें कहने की कोई खास बात है नहीं, वैसे इसमें भी कोई खास बात नहीं थी, बट यहाँ दिखाने के लिए दिखा सकते हो कि मैं 2 के साथ -2 को ऐड करूंगा तो 0 आएगा, और उसके बाद सर यहाँ पर -2 और 2 को ऐड करूंगा
तो वो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं 2 प्लस -2 -2 अब प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इसीलिए कहेंगे -2 इज -2 जो वो बिलोंग्स करता भी है आई से। यस, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर से -2 इज एडिटिव इनवर्स। ऐसा सबके साथ है ना, बिल्कुल इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स -2। इन ये एडिशन के लिए जो 5 कंडीशन था वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं सर छठा कंडीशन। छठा कंडीशन चलता है मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होता है मामला। मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करो और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर फिर 5 कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहला क्लोजर लॉ। देखो ये सब बहुत आसान होता है, बस लिखने में थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ खास नहीं है। आपको ऐसा इसमें कोई भी बात नहीं होगा जो नहीं जानते हो। बस लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर तरीका सीख रहे हैं। और अक्सर गड़बड़ किसी में होता है एग्जाम हॉल में चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखने में। सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो बात बिगड़ जाएगा। थ्योरेटिकल चीज होता है, थ्योरेटिकल चीज का मतलब ही होता है कि आप चीजें सिस्टमेटिक ढंग से लिखो। अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखोगे तो नंबर्स की उम्मीद मत रखो। क्वेश्चन तो है नहीं नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब ये जो घटाओ क्या बोलते उसको इंटीग्रेशन कर लो काम खत्म, डिफरेंशिएशन कर लो काम खत्म, वैसी बात नहीं है। यहाँ पर लॉज को वेरीफाई करवाना, तो लॉज को वेरीफाई करवाने का एक प्रॉपर रूल, प्रॉपर स्टेप्स को या प्रॉपर प्लान को लेके चलना होता है कि भाई कैसे हमको इस चीज़ को दिखाना है, और दिखाने का काम ही हम सीख रहे हैं अभी। आता तो सब कुछ है आपको इसका, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लोजर लॉ में अगर हम चलते हैं, हमने कहा यहाँ पर 3 ले लिया एलिमेंट सर, कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम लोग 5, जो बिलोंग्स करता है किससे, आई से। इसका मतलब ये कह सकते हैं 3 इंटू 5 जो है वो कितना होगा सर, 15 होगा, जो बिलोंग्स करे किससे, आई। ऑब्वियस सा बात है, जब 15 तो होगा ना इंटीजर में। हाँ हाँ, इसका मतलब क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। समझ रहे हो बात। अगर हम बात करेंगे इसमें सर 7वां पॉइंट पर, तो 7वां पॉइंट हमारा चलता है सर एसोसिएटिव लॉ। 7वां एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों है, बट रियल नंबर जो अपना 7वां में एसोसिएटिव था, तो एसोसिएटिव को पहले दिखाते हैं। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, देख भाई एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट पर खेल होना है, तो 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ और उसके बाद -5 ले माइनस ले लो, माइनस आई का मेंबर हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 से लेते हैं, लिखने में थोड़ा अच्छा रहे, कंफर्टेबल कहने का मतलब, इंटू 5 तो आ जाएगा 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 तिया 6 इंटू 5 हो गया 30। यस सर। इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर से, इस केस में हम बोल सकते हैं इसका मतलब तो भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। हो गया ना एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। हाँ सर, का मतलब एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाई। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है भाई कि किसी 2 एलिमेंट को पकड़ो,
दो एलिमेंट पकड़ लिया सर, 2 और 3 बिलोंग्स करता है आई से। इनटू करके देखो, 2 × 3 तो 6 एंड 3 × 2 तो ये भी 6, तो बराबर हो रहा है ना, 2 × 3 मस्ट बी इक्वल टू 3। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ इज एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अगर हम बात करेंगे इसमें 8वां पॉइंट हो गया, 9वां पॉइंट पाते हैं तो 9वां पॉइंट पे आते हैं तो कम्यूटेटिव हो गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या यूनिटी बोल सकते। आप इसमें देख रहे हो कि वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि 3 अगर बिलोंग्स करता आई से, तो 3 का प्रोडक्ट किया 1 के साथ तो 3, और 1 का प्रोडक्ट किया 3 के साथ तो 3। कुल मिला के कहा जाए तो 1 × 3 और 3 × 1 3 ही हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी कह सकते हो, आइडेंटिटी। बस आपने 9 कंडीशन को वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे बोल देना है कि आई जो है वो 1 जो है वो बिलोंग्स करता है किस, आई से। सही बात। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो 10वां जो आता है वो नया था हमारा, एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर। एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो, ये नया है। एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर्स या डिवाइजर ऑफ, एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर। आप इस बात को समझते हैं इसमें क्या प्रूफ करना होता है? इसमें प्रूफ करना था कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई एक एलिमेंट जरूर जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। तो देखो यहाँ पर से अगर हम कहें तो 2 और 3 ले लिया हमने, जो बिलोंग्स करता है आई से। अगर हम 2 × 3 की बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 6। जीरो हो गया क्या? नहीं, जीरो नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात? बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि 2 × 0 बराबर देखा देखा है तो जीरो हो रहा है, या फिर अगर हम बात करेंगे 0 × 3, ये भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो जीरो नहीं आ रहा है, बट दोनों में से कोई एक एलिमेंट को जीरो रख के प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। या तो जीरो सेकंड को रखिए या फर्स्ट को। इसका मतलब ये कह सकते हैं therefore कि a × b जीरो अगर हो रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसमें से, ये देखो तो ये a जीरो हो रहा है, ये देखो तो यहाँ से b जीरो लग रहा है, या फिर आप बोथ कह सकते हो a बराबर जीरो एंड b बराबर जीरो। जो डेफिनेशन था वो यहाँ पर टेप दो, काम खत्म हो गया। ये हो गया आपके पास 10वां। 11वां पर चले आओ। 11वां पॉइंट होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव ये चलता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एडिशन बोथ, फॉर प्लस एंड इन, प्लस और इन।
अगर हम यहाँ पर से देखें तो हम कह सकते हैं सर 2 इंटू 2 2 3 एंड 5, मान लो कि एलिमेंट है किसका, आई का। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 का वैल्यू बताओ। हो जाएगा 2 इंटू में 6, ओ 5 3 8 16। अब हम यहाँ पर से बात करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, हो गया 6 प्लस 10, ये भी 16। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, इसका मतलब कह सकते हो, इसका मतलब कह सकते हो कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई। हमने एक ही किया चेक, अब चाहो तो दोनों भी कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज, यहाँ हेडिंग में लिख भी देना, ये जो चेकिंग चल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए चल, यहाँ पर 11th और डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, और इसी प्रकार से अगर चाहो तो सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही काम करता है। तो हम यहां से ये कह देंगे हेंस all the conditions all the conditions for all the conditions for an integral domain is satisfied, hence yeah, therefore I plus into is an integral domain। ये एक इंटीग्रल डोमेन है। बात को मेरे ख्याल से समझ गया हूं। तो अगर आप इस बात को समझ रहे थे, समझिए कि आपने जो रिंग में जो सब गीत गाया था ना, सेम टू सेम यहाँ भी चलता है, कोई तनाव की जरूरत है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग विदाउट बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए रिंग का जो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, और निश्चित रूप से आप इसको समझ के चलिएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए रिंग का जो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो। तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है ना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, नॉट इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो होता है वो रिंग होगा, लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब तुम यहीं से बैठे बैठे पता कर सकते हो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो होता है उसमें यूनिटी नहीं होता है, वन होता ही नहीं है। तो वन अगर नहीं होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। कहाँ गया भाई, इधर कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इवन इंटीजर्स बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले जो रिंग में बताया था क्वेश्चंस उसको ले आता हूँ, और उसी में हमें थोड़ा सा और तब इंटीग्रल डोमेन की जो बात होगी वो हम कर दे देंगे। हमने जो रिंग में क्वेश्चन बताया था सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को, उसी को बुलाते हैं, उसी में हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ रिंग, देखो यहाँ यहाँ ये यही था हमारे पास। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स दिख रहा है मेरे ख्याल से, यस दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए, हाँ, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ सेट ऑफ इवन इंटीजर विथ जीरो इज ए रिंग एज यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यही बता रहा था कि मैं इसी चीज को वहां पे बुलाने की सोच रहा था। आप भी देखो
एग्जैक्टली यही चीज हम वहां पर ले जाएंगे। इवन इंटीजर रिंग हमें प्रूफ करना है ना, कह रहा है यहाँ पर कि हमें प्रूफ करना है सेट ऑफ इवन सेट ऑफ एग्जाम्पल किसका देना है, रिंग का, जो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो तो रिंग तो दिखाना पड़ेगा ना। रिंग है बट इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सेट ऑफ इवन इंटीजर विथ जीरो वाला पकड़ ले रहे हैं। ये चीजें आपके कॉपी में ऑलरेडी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसको दोबारा मुझे प्रूफ करना पड़े, है ना। ये चीजें फिर से हमें प्रूफ करना पड़े, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर पहुंचा देते हैं। पहुंच गया। देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ जीरो। तो हमने पकड़ा है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, इस टाइप से। एडिशन के लिए जो 5 लॉ होता है, मतलब रिंग को प्रॉपर प्रूफ कर दिया हमने, 5 लॉ वेरीफाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में 2 लॉ होता है, वेरीफाई कर दिया। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वेरीफाई हो गया। ऑल द कंडीशंस फॉर ए रिंग इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर यहां पर से कह सकते हैं आप, देयरफॉर द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए रिंग। अब इतना बात आपको प्रूफ करना ही था, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, क्योंकि रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ही इंटीग्रल डोमेन बनता है, बट एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो ये रिंग तो हो गया। अब पहले कम्यूटेटिव लॉ देख लेंगे या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लो। कम्यूटेटिव लॉ तो इधर भी देख सकते थे आप, यहाँ पर बढ़ा सकते थे कम्यूटेटिव लॉ। बढ़ा दो इसमें, नहीं नहीं इसमें नहीं बढ़ाओ, क्योंकि हमने को पहले ये दिखाना है कि ये रिंग है। रिंग दिखा दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, नाउ नाउ जो अपने पास में कम्यूटेटिव रिंग और मल्टीप्लिकेशन ही और फॉर प्लस एंड इनटू, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को समझ लो, 9th नंबर। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसका? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है मेरे भाई कि अगर हमारे पास में कोई भी 2 एलिमेंट है, मान लीजिए 2 है और 7 है, नहीं 7 नहीं ले सकते तो 6 ले लिया, इवन इंटीजर सी लेना, एस सेट नाम है इसका, जैसे ई भी चलता है बहुत सारे बुक्स में, इसको सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इवन इंटीजर को ई भी लिखता है, ठीक है। 2 + 6, ठीक है भाई। सॉरी, कम्यूटेटिव रिंग मल्टीप्लिकेशन की बात करना है तो 2 इंटू में 6 अपने पास आ जाएगा सर 12, एंड 6 इंटू 2 करेंगे तब भी 12 होगा।
इसका मतलब कह सकते हैं 2 × 6 बराबर 6 × 2, 2 × 6 बराबर 6 × 2, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। प्रॉपर वे से, ऐसा नहीं है कि भैया हम जानते हैं आईआईटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको पहले उसी को लिख दिए, ले लीजिए सर आईआईटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नहीं, हम जानते हैं कि इसमें जो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये क्या है, इवेंट नंबर है। तो सर 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इतना बात काहेगा ना ओ भाई। इधर यही बोल देंगे कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बात को समझो, जिस जहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस की बात होती है वहीं पे जाके तुम मना करोगे। वैसे इस क्वेश्चन में तो ये बात लिखा हुआ है कि रिंग है, लेकिन इसका इंटीग्रल डोमेन नहीं, ये प्रूफ करना है। बट अगर ऐसे भी आप अगर दिखा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप सीधा बोल दोगे 1 नहीं है सर, काम खत्म। नहीं नहीं, आपको पूरा प्रॉपर वे से लेके चलना हो। चलिए अब चलते हैं इसमें 10वां पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी या आइडेंटिटी। तो हम ये जान रहे हैं यहां पर से कि 1 जो है वो एस से बिलोंग्स नहीं करता है। हमें पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को, ए मान लो एस का मेंबर है, कोई भी एलिमेंट है, तो ए को अगर 1 से या 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो रहा है। बट इतना बात को समझना है कि 1 ही तो नहीं है एस सेट के अंदर में, नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर से मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। हेंस एस प्लस इनटू इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं, नॉट इंटीग्रल। है ये सब चीजें जो है ना आपको मॉडल अलजेब्रा, मतलब जितना भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, और उसके बाद आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ की मॉडर्न अलजेब्रा का खेल है, मॉडर्न अलजेब्रा का खेल है। मॉडर्न अलजेब्रा इसको बोलते हैं सर, मॉडर्न अलजेब्रा जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही हमारा मॉडर्न अलजेब्रा है। समझ रहे हो बात। अब आते हैं सर कैंसिलेशन लॉ पर। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी सी बिलोंग्स टू डी, तो कैंसिलेशन लॉ एक ही लिखा है। एक काम करो, यहाँ पर हम 2 बना लेते कैंसिलेशन लॉ में। डी इंटीग्रल डोमेन है और एबीसी डी का मेंबर है, देन पहला आता अपने पास में ए इंटू बी बराबर में ए इंटू सी, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा चलता अपने पास में बी इंटू ए बराबर सी इंटू ए, दैट इंप्लाइज बी बराबर सी। इस केस में भी ए 0 नहीं हो,
मतलब देखो, अगर बच्चा क्लास में आप पढ़ते तो सीधा सीधा इसको कैंसिल कर देते, इसको कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लॉ से चलता है, कैंसिल होता है, कैंसिल ही, बट लॉ काम करता है, कैंसिलेशन लॉ। और इस बात को आप समझ के चलेंगे तो मॉडल अलजेब्रा में ऐसे काटने का कोई नियम नहीं, मतलब काटने का नियम है बट काट नहीं सकते। काटने का नियम है, नाम है कैंसिलेशन लॉ, बट ऐसे नहीं काट सकते। तो दिखाना पड़ता है भाई यहाँ पर कि इस दोनों का ए गायब हो गया, ए लेफ्ट वाला था, बी और सी बच गया, तो लेफ्ट वाला गायब हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL। और ये होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, RCL। ये आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। हमारे पास में से डिफिनीशन जो था इंटीग्रल डोमेन का, उसका डिफिनीशन ये था कि कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो के रूल से अगर कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से कोई एक जीरो होगा या दोनों का दोनों जीरो। हम ऐसा कह सकते हैं क्या यहाँ पर बाई एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो a into b is equal to 0, that implies either a equal to 0 या b equal to 0 या both a equal to 0 और b equal to 0। ठीक है, हाँ सर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया है तो इस बात को समझ के चलिए कि इसी कहानी पर हम लोग खेल देंगे। अगर कहा मैंने कि a अगर 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक, और ये है कि a इंटू बी जो है, a इंटू बी अगर 0 होना है, इसका मतलब b मस्ट बी इक्वल टू 0, b मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो ये भी कह सकते हैं, एंड ये भी कह सकते हैं कि b इंटू ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स b मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, a अगर 0 नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब a इन्वॉल्व है। a अगर इन्वॉल्व है, a अगर 0 नहीं है तो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 नहीं, a 0 नहीं है, पक्का 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 a 0 नहीं है तो दूसरा को 0 होना बस होगा ही, तभी प्रोडक्ट 0 संभव हो सकता है। अच्छा, और हमें दिखाना है क्या, हमें दिखाना है यहाँ पर से a इंटू बी बराबर में a इंटू सी होता है तो b बराबर c होगा। तो चलिए करते हैं, पहला केस को प्रूफ कर। हमारे पास में दिया a इंटू बी बराबर a इंटू सी, तो यहां से एक तरफ ले आओगे तो हमारे पास आएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। रिंग का आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा कि a इंटू में b प्लस सी होगा, तो हम लिख सकते हैं a इंटू सी, a इंटू बी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। माइनस में भी काम करता है, माइनस में भी रहेगा तो हम काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि दोनों में a मल्टीप्लाई है तो हम a कॉमन ले सकते हैं, वही कि a से इंटू होगा, दोनों में होगा, तो वापस वही रिजल्ट आएगा। अब देखो यहां पर से मैंने कहा कि a 0 नहीं है, यहां पर a 0 नहीं है। a अगर 0 नहीं है, इतना बात तो अभी जस्ट बताया ना कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है जिसमें a 0 नहीं है, तो b को 0 होना मजबूरी, ये सेकंड एलिमेंट को 0 होना मजबूरी है। ये अगर 0 नहीं है तो इसको 0 होना मजबूरी है भाई, b माइनस सी इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ ऐड कर दो, एडिंग सी
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम सी ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ले जाओगे इसको इस साइड, नहीं, सब कुछ प्रॉपर लॉ से चलता है। सीधा सा बी बराबर सी लिखने दीजिए, होता है आपके आपके बचपन क्लास के हिसाब से होता है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर जवानी क्लास के हिसाब से भी होता है, बट यहाँ पर प्रॉपर एक जो रूल होता है उसके हिसाब से चलना। अब एसोसिएटिव लॉ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस सी प्लस सी को एक साथ कर दिए, और उधर जीरो प्लस सी है, जीरो प्लस सी तो सी बन जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से। ये हो जाएगा बी प्लस में जीरो बराबर सी, तो बी बराबर सी, कैंसिलेशन लॉ। आई बात समझ में? अब आते हैं सर दूसरा केस में, बी इंटू ए बराबर सी इंटू ए है, बी इंटू ए बराबर सी इंटू ए है। हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए, दोनों में से ए कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया सर कितना, बी माइनस सी। यहाँ पर से जब हम देख रहे थे ए को जीरो नहीं होने देना है, कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट में सेकंड एलिमेंट जीरो नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट को जीरो होना मजबूरी है। सेकंड एलिमेंट मतलब ए अगर जीरो नहीं है तो बी को जीरो होना मजबूरी। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो फिर से वही दोनों तरफ में सी ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अपने पास बी माइनस प्लस जीरो, इधर जीरो प्लस में हो जाएगा ये, यानी कि बी बराबर सी, कैंसिलेशन लॉ प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करा हमने। अब मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, यानी अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस करेंगे इसके। तब तक के लिए बाय बाय।